लेगा। राम बहादुर राय जी आ गए हैं। सबसे पहले तो प्रणाम सर, प्रणाम। गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद हम आप सबसे, आपसे खास तौर पर एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए राम बहादुर राय साहब के लिए। हम सब के बहुत ही वरिष्ठ, सीजन, बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने राय साहब की लेखनी से। तो थैंक यू सो मच। मैं शायद सबसे अनलकी हूँ कि आप मेरा भाषण सुनेंगे और कमियाँ निकालेंगे और फिर बाद में बताएंगे कि तुमने आज ये गलतियाँ की थी। थैंक यू सो मच सचिदानंद जी। IGNCA का मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस अनूठी पहल के लिए। अभिषा जी, आपका भी थैंक यू सो मच कि मन की बात डॉक्यूमेंटेड हो सकता है। मन की बात आने वाली जनरेशन के लिए एक स्टडी का टॉपिक हो सकता है। मन की बात जो अभी महज 3 साल पुराना है, वो आज से 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रधानमंत्री आने वाले दिन में इस कोशिश को, इस प्रयास को बंद करने का हिम्मत दिखा पाएगा। ये एक ऐसी लायबिलिटी हो गई है हर आने वाली सरकार के लिए, हर आने वाले प्रधानमंत्री के लिए, कि उसको इसको आगे लेकर जाना ही होगा। जिस आकाशवाणी की बात सईद कर रहे थे, जिस आकाशवाणी की बात माली दीदी ने की, मैं लिटरली उसी आकाशवाणी की पैदाइश हूँ। मेरे फादर, मेरे पिताजी जो मेरे पहले गुरु हैं, वो ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ एडिटर थे। तो मैं समाचार सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। मैंने चित्रहार नहीं देखे हैं, लेकिन मुझे आकाशवाणी के समाचार और आकाशवाणी के कार्यक्रम याद हैं। जब पापा न्यूज़ नहीं सुन पाते थे, अपने अलावा दूसरों की न्यूज़, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे आज भी याद है, दीदी कक्षा 4 से लेकर कक्षा 12वीं तक मैंने कम से कम दर्जनों समाचार हाथ से लिखे हैं रेडियो पे सुन के, कि आज की ये 5 हेडलाइंस थी, पहली खबर इतनी देर की थी, दूसरी खबर उतनी देर की थी, स्पोर्ट्स में ये खबरें ली गई, बिजनेस में ये खबरें ली गई। तो ये उसी आकाशवाणी की देन है कि हम लोग यहाँ खड़े हैं, उसी ऑल इंडिया रेडियो की वजह से। और जब ये कोशिश शुरू हुई आज से 3 साल पहले, जब प्रधानमंत्री के, मैं ये न्यूज़ रूम का इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ, जब ये खबर आई कि प्रधानमंत्री का पहला मन की बात होने वाला है और वो बोलने वाले हैं कुछ, तो हम सब न्यूज़ रूम में, जैसे होता है कि इवेंट क्रिएट कर दो इसके आसपास, इसको दिन भर चलाना है, इसको पेल देना है और पता नहीं क्या 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 जो होता है हमारी भाषा में, इस पर खेल जाना है। तो लंबी चौड़ी प्लानिंग हुई, गेस्ट को बुला के रखो, डिबेट करेंगे, पता नहीं किस पे क्या बोल दें, किस पॉलिटिकल पार्टी पे हमला कर दें, क्या हो। और 11:35-36 पे जब वो ख़त्म हुआ, तो हम सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि इसमें खबर कौन सी लें, इसमें तो सब खबर है। और ऐसी चीज़ें उसमें बोली गई हैं जो हम सोच भी नहीं रहे थे, कि पढ़ाई कैसे करनी है, स्वच्छता के पहली बारे में बहुत जोर था, उस पर जोर दिया गया। मतलब उसमें से कोई नुक्ता चीनी निकालना जो हम लोगों की आदत है, बाल की खाल निकालना, जबरन खबर पैदा करना, ढूंढे नहीं मिल रहा था। और वो मुश्किल से उसके बाद का जो आधा घंटा था, वो अगर आप देखेंगे किसी भी चैनल पे जाके, और वो सिर्फ, अब जितने पैनलिस्ट थे, और हर चैनल पे था ये, मैं अपने चैनल की तो मैं मान रहा हूँ, बाकी चैनल के लोग पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कि वो उन्होंने अगला आधा घंटा भरा कैसे, जो प्लान था कि 2 घंटे 3 घंटे चलने वाले हैं, उसको भरा कैसे जाए। तो ये बात बिल्कुल 100% सही है जो बात तवनीश जी ने कही। ये बात में, अच्छा, एक तो सबसे आखिरी वक्ता हो जब आप किसी सत्र में ना, तो कुछ बोलने को बचता नहीं है, सब बातें बोली जा चुकी हैं। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं कॉपीराइट कर दूँ, तो मुझे बोलना है, ये मुझे बोलना है, आप क्यों बोल रहे हो। राजनीति का उसमें एक लाइन नहीं होती है, और ये वाकई में मन की बात है। और ये नमो के मन की बात नहीं है, ये आपके 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 मेरे आपके आपके हम सब के मन की बात है, जो हम दूसरों से सुनना चाहते थे, जो हम जानते हैं, हम मानते हैं, हमारे संस्कारों में डाला गया है, हमारे संस्कारों में सिखाया गया है पैदाइश से, कि बड़ों की आदर करना है, गरीब को पानी खाने को पूछना है, प्यासे को पानी पिलाना है, शिक्षा परीक्षा में जाने के पहले तनाव नहीं लेना है, साफ सुथरा रखना है, फोटो खींचनी है, परिवार को साथ रखना है। ये सब हम जानते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। हाँ, इस बात को कोई रिपीट नहीं करता था। हम आजकल की आपाधापी की ज़िंदगी में, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और ट्विटर की ज़िंदगी में, हम अपनी मूलभूत चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने वही किया। वो जो धूल हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ गई थी, जो हमारी यादें खो गई थी इन चीज़ों को लेकर, उस चिट्ठी को जीवित कर दिया, वो आकाशवाणी को जीवित कर दिया। और पहले विपक्षियों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये तो वन वे ट्रैफिक है, कि ये तो अपने मन की बात कहते हैं, 15-20 मिनट फला चीज़ पे नहीं बोले, ढिमकाना चीज़ पे नहीं बोले, उस पर बोलने के लिए देश तरस रहा था, सुनने के लिए देश तरस रहा था।
अरे भाई वो मन की बात है, वो राजनीति की बात नहीं है। राजनीति की बात करने के लिए, और नरेंद्र मोदी से बड़ा राजनीतिक इस देश में कोई नहीं है, और जब उनको राजनीति की बात करनी होती है उनके पास बहुत से फोरम है और वो करते हैं और डंके की चोट पे करते हैं। लेकिन जो रेडियो की पवित्रता थी, जो उस सैंक्टिटी बनाई मन की बात की, उसको उन्होंने इन 3 सालों में कतई भी खलल नहीं डाला। उसको वो चाहें, वो उस आधे घंटे के अंदर जो चाहे बोल सकते हैं। और विपक्षी पार्टियां, विरोधी पार्टियां, हम जैसे आलोचक, समालोचक कितनी भी उसकी बाल की खाल निकाले, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने उस दायरे को नहीं तोड़ा है, और मुझे लगता नहीं कि तोड़ेंगे भी कभी भी। जिस जिन्होंने एक अपना स्केल बना लिया है, इतना हाई उन्होंने अपने आप को रख लिया है उस पेडेस्टल पे, मुझे लगता नहीं कि कोई भी उसको तोड़ पाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाली सरकारें, मोदी जी के बाद चाहे जो प्रधानमंत्री बने और चाहे जितने दिनों के बाद बने, ये मन की बात का नाम भले ही बदल जाए, कि वो नया प्रधानमंत्री आएगा तो अपने हिसाब से नाम रख ले, लेकिन ये जो कोशिश है कि जनता के साथ इंटरेक्शन करने की, देश की 90 से 100% जनता तक सीधे पहुंचने की, और तमाम भाषाओं के जरिए, तमाम सोशल मीडिया के जरिए, तमाम ऐप्स के जरिए, अब जो चाहे आज से 2 साल पुराना मन की बात निकाल के आज भी सुन सकते हैं आप लोग, सब उनके ऐप पे पड़ा हुआ है। तो और बहुत सहज बना दिया उन्होंने अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का। मुझे विषय मिला था, जो हरीश ने कहा कि मुझे बात करनी है संदेश टू सोल्जर्स के बारे में। मैंने बहुत ढूंढा कि सोल्जर्स के बारे में, अपने सैनिकों के बारे में, फौजियों के बारे में क्या प्रधानमंत्री ने, मैं ये 5-6 पन्ने निकाल के लाया हूँ, लेकिन वक्त नहीं, मैं जानता हूँ हरीश, मैं 10 मिनट से 1 मिनट ऊपर नहीं लूँगा। मैं अपने दायरे में रहूँगा, मुझे पता है। हम लोग ऑलरेडी नहीं, बाकी गेस्ट बैठे हुए सब लोग यहाँ आ गए। जैसे संदेश टू सोल्जर्स की बात उन्होंने दिवाली के पास किया, कि जब लास्ट ईयर की दिवाली थी तब उन्होंने संदेश टू सोल्जर्स का हैशटैग संदेश टू सोल्जर्स कहा, और कहा कि सैनिकों के लिए हमको काम करना चाहिए, हम सबको सैनिकों के बलिदान को याद रखना चाहिए। और रिसेंटली देखिए, अभी जब इजराइल गए तो हाइफा चले गए, जहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो सैनिक थे उनकी वो जगह थी, वहाँ जाके उनको याद किया, वहाँ श्रद्धांजलि की। मुझे याद है तीनों दिवाली पर वो फौज के साथ थे, एक बार सियाचिन में थे, एक बार अमृतसर में थे, एक बार सीआरपीएफ के साथ थे। तो नरेंद्र मोदी के मन में, प्रधानमंत्री के मन में सैनिकों के लिए क्या लगाव है, क्या इज्जत है, ये हम सब जानते हैं। उस पर मैं, वही स्थिति है हरीश जो आपने शुरू में कहा कि सूरज को दिया दिखाने की स्थिति है, तो मैं उस पर कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। ये टॉपिक तो हम सब के दिल के बहुत करीब, और हम सब जानते हैं हम अपने हिंदुस्तान के फौजी भाइयों से कितनी कितनी मोहब्बत करते हैं। और जो लोग, जो काम वो लोग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठकर सोच भी नहीं सकते हैं। घर परिवार से दूर रहकर, अपने रिश्तेदारों से दूर रहकर, अपने बच्चों से दूर रहकर, साल भर 12 महीने तक सर्दियों में, सूखे में, गर्मी में खड़े रहना, काम करना, ये कोई आम बात नहीं है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री का ये जेस्चर अपनाना कि दिवाली के दिन उनके पास चले गए, जब मौका मिला उनकी तारीफ कर दी। आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद हमारी फौज के बारे में, उनके बीजेपी के विरोधियों ने बहुत से सवाल खड़े किए कि कहाँ स्ट्राइक हुई है, प्रूफ दो हमको। ये पहली बार इस देश में हुआ कि भारतीय आर्मी के नाम पर राजनीति शुरू हो गई इस देश में, जो कि बेहद चिंताजनक बात है। कुछ चीजें ऐसी थी जिस पर राजनीति नहीं होती थी। कम से कम मैं अपने 40-42 साल के इस करियर में, अपनी उम्र में देख सकता हूं कि चाहे विदेश नीति का मामला रहा हो, चाहे मैं आंतरिक सुरक्षा का मामला रहा हो, फौज का मामला रहा हो, इस पर अमूमन एक देश की एक नीति होती थी जिस पर विचार विमर्श होता था, और वो उसी लाइन पे देश चलता था। और ये हुआ है अक्सर, लेकिन ये पहली बार हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर फौज को घसीटा जाने लगा। आप कहेंगे हम फौज का बहुत सम्मान करते हैं, फौज हमारे लिए बहुत सम्मानित है, लेकिन हमको प्रूफ दो। अरे सर्जिकल स्ट्राइक के अगर प्रूफ देने लगेंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक किस काम की? फिर तो लड़ाई लड़ लो खुल के, फिर तो युद्ध के मैदान में चले जाओ, 71 की तरह, 62 की तरह और 65 की तरह। ये बेतुकी बातें भी हुई इस दौरान में, और सिर्फ इसलिए कि क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी बातों के जरिए, अपने मंतव्य के जरिए लोगों से कनेक्ट कर पा रहे थे। और जो बात मालिनी दीदी ने कही, शुरू में हम लोग वहाँ बैठे बात कर रहे थे कि 5 साल में जो ये एक्सरसाइज चल रही है, जिसके आज 3 साल पूरे हो गए हैं, 2 साल के बाद चुनाव आ जाएंगे, फिर 19 के चुनाव होंगे, और फिर 5 साल की पूरी एक्सरसाइज के बाद इस 5 साल में इन करीब जितने भी एपिसोड ब्रॉडकास्ट होंगे, न जाने कितने नए श्रोता, कितने नए अपने फॉलोअर्स, कितने नए फैंस नरेंद्र मोदी ने क्रिएट कर लिए होंगे सिर्फ मन की बात के जरिए। क्योंकि वो आपके मन में जो बातें, वो बातें करने जाते हैं कि आप एग्जाम देने जाएंगे, तनाव मत लीजिएगा, जितनी पढ़ाई हो उतनी पढ़ाई करिएगा, वो
अभी चतुर्वेदी का नाम लेते हैं, जो आपने जिक्र किया कि पानी पिलाइए रखिए गर्मियों में बाहर, वो अभी चतुर्वेदी नाम के बच्चे का जिक्र करते हैं, लोगों के सवाल लेते हैं, लोगों के सवाल के जवाब देते हैं। तो अब तो वो वन वे भी नहीं बचा, उसमें उनको राजनीति नहीं करनी है, राजनीति नहीं की जाती है। राजनीति करने का मौका नरेंद्र मोदी को कोई सिखा सकता है क्या, कोई छोड़ सकता है क्या? नरेंद्र मोदी से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई है क्या इस देश के अंदर? वो जब चाहे जहां चाहे जिस मंच पे चाहे वहां कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को लेकर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मन की बात को उन्होंने इससे दूर रखा, और वाकई में वो मन की और दिल की बात करते हैं, और हम सबके दिल की बात करते हैं। आखिर में एक लाइन कहूंगा और उसके बाद वाइंड अप करेंगे इस चीज को, कम से कम मैं अपने उद्बोधन को, बाकी हरीश के ऊपर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने, बहुत मुश्किल होता है किसी भी एक व्यक्ति को लेके जो बहुत पॉपुलर हो और उस पॉपुलैरिटी के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधे पर आए। हम सब जानते थे 2014 के पहले कि हम लोग किसको वोट करने जा रहे हैं। हमारे सामने दो चेहरे साफ थे कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम का घोषणा हो चुकी थी, नरेंद्र मोदी खुलकर कैंपेन कर रहे थे, दूसरी तरफ राहुल गांधी थे, और बाकी छोटी मोटी पार्टियों के अपने अपने नेताओं की जो मंतव्य रहे होंगे उनका जिक्र मैं नहीं कर रहा, पर ये दो बड़े चेहरे राष्ट्रीय स्तर पर थे। उस चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ना, 30 साल के बाद इस देश के अंदर पहली बार किसी पार्टी की 30 साल के बाद बहुमत से सरकार बनना, और उस पॉपुलैरिटी को 3 साल के बाद कायम रख पाना, यह और बड़ी जिम्मेदारी थी, और जिसको उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक निभाया है। इन 3 सालों के भीतर मुझे नहीं लगता, कोई भी चार्ट देख लीजिए, कोई भी आप एजेंसी का सर्वे देख लीजिए, किसी भी जगह पे उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी आई होगी। सवाल बहुत से खड़े हो सकते हैं, राजनीति बहुत से हो सकती है। अब आदमी कोई काम करेगा उसी से आप सवाल पूछेंगे, जो आदमी काम ही नहीं करेगा उससे क्या सवाल पूछा जाएगा? तो जो काम कर रहा है वो सवालों के दायरे में आता है, जो सवालों के दायरे में आएगा तो सवालों के जवाब देता है वो। तो मेरा ये कहना है कि उस पॉपुलैरिटी को कायम रख पाने में उन्होंने और अपने आप को ज्यादा बेहतरी से दिखा पाए कि वो जितने पॉपुलर थे वो उतने पॉपुलर आज भी बने हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा काम होता है, वरना जब आप बहुत पॉपुलर होते हैं और आपको लगता है कि आपकी ट्यूबलाइट हिट हो जाएगी, और वो पहले दिन जब उतर जाती है तो औंधे मुंह भी आदमी गिरता है कि 3 महीने से सुपरहिट फिल्में दी है 200 करोड़ की, 300 करोड़ की, और ट्यूबलाइट जब गिरती है और 50 करोड़ भी नहीं कर पाती है, तो आपको कहना पड़ता है कि भाई मैं अपना पैसा नहीं लूंगा, भाई इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर को मैं अपनी जेब से पैसा देने वाला हूं। तो उस चीज को नरेंद्र मोदी ने, उस पॉपुलैरिटी को नरेंद्र मोदी ने कम नहीं होने दिया अपने कामों की वजह से। आप लगातार देख लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, अब जीएसटी, कुछ ना कुछ बड़े काम वो करते जा रहे हैं, जो आगे जाकर डिजिटलाइजेशन, हम सब अपने फोन के जरिए, मोबाइल के जरिए बिजली का बिल जमा कर देते हैं, फोन का बिल जमा कर देते हैं, पिक्चर के टिकट ले लेते हैं, बच्चों के स्कूल की फीस जमा कर देते हैं, रेलवे का टिकट बुक कर लेते हैं, बस का टिकट बुक कर लेते हैं, टैक्सी बुक हो जाती है, सब कुछ मोबाइल पे आ चुका है। तो हर चीज कितनी आसान और उपलब्ध हो गई है। और ये मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी का क्रेडिट नहीं है, इस देश के अंदर ये काम पिछले 15 साल से चल रहा था, पर नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए, उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधे पे रखी कि ये हिंदुस्तान का अगर कोई सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर चेहरा है तो वो मैं हूं, और मुझे ही अपने हिंदुस्तान को सिखाना है। और उन्होंने उस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाया, और वो हम सब उसके नतीजे आज देख रहे हैं। अब आने वाला वक्त उनको कहां लेके जाता है ये इतिहास बताएगा, लेकिन अभी तक इन 3 सालों में वो पॉपुलैरिटी कायम है, वो लोकप्रियता कायम है, और इसके लिए हम सबको उनकी वाकई में तारीफ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।